हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट अभी के इस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, यूजीसी का एक बार फिर से री नेट एग्ज़ाम होने वाला है। यानी कि एग्ज़ाम आपका 18 ऑफ जून को आपका हो गया था। यूजीसी ने एग्ज़ाम या एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद ये गर्व से कहा भी था कि हमने एक सफलतापूर्वक जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद ये खबर आती है कि एग्ज़ाम जो आपका हुआ था वो एग्ज़ाम कंप्लीटली कैंसल कर दिया गया है और एक बार फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। एनटी के इतिहास में ये पहली बार है शायद जहाँ पर एग्ज़ाम पहले लिया जा रहा है, या यूजीसी के इतिहास में देखा जाए तो ये पहली बार है जब यहाँ पर एग्ज़ाम होने के बाद एग्ज़ाम को जो है कैंसल किया गया और एक बार फिर से री एग्ज़ाम के बारे में बात सोची जा रही है, ये कही जा रही है। हालांकि एनटीए ने अपने एक नए नोटिफिकेशन के जरिए ये बात भी आपको जारी कर दी है कि अगस्त 21 से लेकर 4 सितंबर के मध्य जो है आपके एग्ज़ाम्स की डेट आपको मिलेगी। इस बार जो एग्ज़ाम होना है वो आपका एग्ज़ाम कंप्लीटली आपका ऑनलाइन मोड में होगा, जहाँ के 15 डेज यानी कि 15 दिन का एक टाइम टेबल जारी किया जाएगा। लाइब्रेरी साइंस या किसी भी सब्जेक्ट की 83 सब्जेक्ट से लगभग 11.5 लाख विद्यार्थी हैं। किसी का भी एग्जैक्ट डेट अभी नहीं आई है। डेट आपको एग्जाम से कुछ ही दिन पहले आपको डेट जारी की जाएगी, आपको सिटी बताई जाएगी और उसी हिसाब से एक बार फिर से आपके नए एडमिट कार्ड, नए रोल नंबर्स के साथ, नए एग्जाम सेंटर के साथ आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम जो है आपका वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इज इट ओके? इस हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर ये होगी। खैर, 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला ये कि हमने पहले इसको प्रोटेस्ट भी किया, उसका विरोध भी किया, लेकिन एनटीए ने समय रहते हुए सारी बातें कह दी कि एग्ज़ाम जो था वो फेक था या उसके अंदर कुछ गड़बड़ियाँ थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक फिर एग्ज़ाम फिर से करवाया जाएगा आपका। आपके पास एक पॉज़िटिव बात यहाँ पर ये है कि आपके पास एक समय आपको यहाँ पर मिल गया है और समय आपके ये कहता है कि आपके पास अब से लेकर, यानी कि मैं नोटिफ़िकेशन जब से आया, जब से अगर बात करें तो 50 से 55 दिन आपके पास ऐसे बचते हैं जहाँ पर आप एक बार फिर से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं आज के इस वीडियो में आपको वो टॉपिक्स बताना चाह रहा हूं जहां पर अगर आपने उनको ध्यान से नहीं पढ़ा तो एक बार फिर से, क्योंकि आपको एक जीवन दान मिला है। कहते हैं ना, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है बैट्समैन एक अच्छा सा सिक्स लगाता है, उसको लगता है कि यार इस बार तो सिक्सर जाएगा, बाउंड्री के पार जाएगा। उसी वक्त बाउंड्री पे वो कैच होता है ना, और ये पता लगता है कि एम्पायर से जब देखा जाता है तो एम्पायर कहता है कि वो नो बॉल की वजह से जो है आप बाउंड्री के ऊपर जो कैच हुआ उससे आप बच गए हैं, बॉल को कैंसिल किया जाता है। तो एक जीवन दान उसी प्रकार से हमें भी एक जीवन दान मिला है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हाँ, लाइफ के अंदर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। जब एनटीए ने मान लिया कि हाँ एग्जाम सही नहीं था, तो खैर हम भी ये मान लें कि हाँ एग्जाम सही नहीं था और फिर एग्जाम होगा हमारा। और ये मानते हैं कि चलो इस तरीके से सोचे कि पहले से एग्जाम और अच्छा और बेहतर होगा। तो जब अच्छा और बेहतर होगा तो ये, क्योंकि जून का पेपर मैंने आपको सॉल्व करवाया था, 18 ऑफ जून का एग्जाम हुआ था, 19 जून को मैंने आपका पेपर सॉल्व कराया था और वहां पर हमने देखा था कि कई सारी समस्याएं, मतलब पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा थी। हालांकि पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी इस बार भी थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी, या हमेशा पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ही रहती है। तो पेपर कठिन रहता है, इतना ईज़ी या इतना सरल नहीं। अगर सरल होता तो सभी लोग नेट को भी आप सोचेगा इतना ईज़िली आप स्कोर कर पाते या क्वालीफाई कर पाते। टॉप 6% का सिलेक्शन जो है वो यूजीसी एंटी नेट में होता है, यानी कि वो लोग क्वालीफाई कर पाते हैं। या नेट के बाद बहुत सारे लोग जेआरएफ का भी ट्राई करते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि सिंगल अटेम्प्ट में या 1 या 2 अटेम्प्ट के अंदर निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ अटेम्प्ट्स लगते ज़रूर है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और यूजीसी नेट है क्या, एक बार जीवन में, लाइफ में एक बार इसको क्लियर करना है, तो अगर आप कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं आज की इस क्लास के अंदर, मैं अगर आपकी अभी भी आपके पास समय बचता है, लगभग 50 से 55 दिन आपके पास बचते हैं, तो 50 से 55 दिन आप प्रतिदिन 2 3 4 घंटे जितना भी आप अध्ययन करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताता हूँ जिसके जरिए आप जो है इस बार वापस से जो एग्जाम हो रहा है आपको, उसको आप कैसे क्वालिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मैं टाइम टेबल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस यूनिट में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर देखें, जितनी यूनिट से मैंने आपको यहाँ पर 9 यूनिट का एक चार्ट बताया, मैंने एस्टिमेटेड टाइम टेबल बताया, क्लास का टाइम टेबल बताया, दैट इज नोन एज 90 आवर्स। यानी कि 90 घंटे में अगर आप चाहें तो ये कोर्स आपका कंप्लीट होता है, और 90 घंटे केवल एक टीचर के द्वारा पढ़ाने पर। लेकिन हाँ, आपको पढ़ने में 90 से ज़्यादा घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है, तो यहाँ पर वेटेज के साथ होता है। देखिए, पहली यूनिट आपको उसके अंदर जो है 10 घंटे आपको उसके अंदर वेटेज देना है। सेकंड यूनिट को आपको फिर से आप 10 घंटे देना है। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को अगर आप 8 घंटे देंगे तब भी चल जाएगा। देन इसके बाद कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उसको 8 घंटे देंगे। यूनिवर्सल नॉलेज ये 15 घंटे लेता है, लेकिन ये 15 घंटे जितना लेता है उतने सवाल एग्जाम में इससे पूछे नहीं जाते। लाइब्रेरी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ सकते हैं 8 घंटे में। देन उसके बाद आपको
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 8 घंटे पढ़ने में समय मिलता है, देन उसके बाद लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, और अंत में 15 घंटे में आप जाकर, तो इस प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो 90 घंटे आपके पास ऐसे हैं जहां पर आप अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। 90 घंटे के मेरे वीडियोस एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। उन 90 घंटे की वीडियोस को अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा तो आपको एक वीडियो का आपको 2 या 3 बार चलाना पड़ेगा, तो भी आप जो है, आपके पास अगर 50 दिन है और 50 दिन में अगर मैं आपसे ना, तो यहाँ पर मैं एक हिसाब लगाता हूँ आपको कि 90 दिन है, 90 घंटे हैं, अगर एक वीडियो का अगर आप 4 बार भी देखेंगे तो आपके पास होता 360 होता ना। और दिन के, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन के अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो भी अगले 60 डेज के अंदर जो है आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। खैर, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली है, आप एग्जाम देकर ही आ चुके हैं ना, तो आपकी तैयारी तो उस लेवल की। लेकिन अब वापिस से अगर ये मान के चलते हैं हम 50 से 55 दिन के अंदर एग्जाम है, तो क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति आपको अपनानी है ताकि आप उन टॉपिक्स को पढ़ लें जिसके जरिए जो है आप सफलता हासिल कर सकते हो। तो मैं आपको वही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक एक करके मैं सारी यूनिट्स के ऊपर बात करूंगा। पिछली बार भी मैंने आपको देखिए मैराथन क्लास ली थी, और मैराथन क्लास भी आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप चाहें तो 10 यूनिट की मेरे सारी मैराथन क्लासेस, आप 10 दिन की आप स्ट्रेटेजिक क्लासेस आप देख सकते हैं, जिससे डेफिनेटली बच्चों को बहुत फायदा हुआ था। इस बार भी मैं आपको वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ, सिलेबस वाइज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पहला पेपर यानी कि फर्स्ट यूनिट है आपकी, क्या क्या चीज़ें पढ़नी, मैं जिन चीज़ों पर निशान लगा रहा हूँ अगर आप वो कर लेंगे तो बहुत है। फर्स्ट यूनिट को ध्यान से देखें, आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। एक पॉइंट, अगर आपके पास कम समय है तो क्या पढ़ लें आप पढ़ लें कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, टाइप्स, थ्योरीज, मॉडल्स, चैनल्स, बैरियर, ट्रेंड्स एंड द स्कॉलरी कम्युनिकेशन वाली बातें यहाँ पर कर लें। देन उसके बाद आप देख लें आईपीआर पढ़ के चले जाएं, या आप देना राइट टू इन्फॉर्मेशन और प्लेजरिज्म, इतना टॉपिक आप पढ़ लीजिए। मैं 100% यूनिट पढ़ने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ, केवल मैंने आपको 4 चीज़ें बताई है। फर्स्ट यूनिट के अंदर इतना ही है, प्लेजरिज्म पढ़ लीजिएगा बेहतर तरीके से, आईपीआर, लीगल इश्यूज आईपीआर के वो पढ़ लीजिएगा, देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इतना पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें आप फर्स्ट यूनिट के अंदर आप छोड़ सकते हैं। सेकंड यूनिट की मैं बात करूंगा आपसे। सेकंड यूनिट यानी कि आपने वैसे भी सारी यूनिट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, कोई बहुत विशेष चीज़ें यहाँ पर है नहीं, ठीक है। एक सवाल आपका इन्फॉर्मेशन लिटरेसी पे हर बार बनता है, आप इन्फॉर्मेशन लिटरेसी पढ़ के जाए। एक सवाल आपका यूजर पे बनता है, टाइप्स ऑफ यूजर एंड यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन। आज भी यूट्यूब के ऊपर मेरी क्लास है यूजर स्टडीज यूजर एजुकेशन, आप वो क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इंडिया, इसके ऊपर एक सवाल बनता है, ट्रेडिशनल बनता है। देन इसके बाद आपको ये प्रोफेशनल एसोसिएशन, हालांकि आप पहले पढ़ चुके हैं, वापस अगर आप पढ़ना चाहें कर लिए। लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस का एक सवाल यहाँ पर बनता है, आप वो पढ़ लीजिएगा। एंड देन आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट की बात करते हैं ना, तो जो आपका पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट है, एक सवाल इसके ऊपर बनता है। तो इतनी सारी चीज़ें, बस मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको केवल वही टॉपिक्स कीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज की बात करते हैं, तो सोर्सेज में सवाल इस बार भी बना था कि कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज कौन कौन से हैं, टर्शियरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज की बात की गई। देन एक इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका एवोल्यूशन ऑफ द रेफरेंस सोर्सेज, ये 2 चीज़ें हैं आपका। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज के अंदर आपको सब्जेक्ट गेटवे पर या वेब पोर्टल पर या बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के ऊपर सवाल बनता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। देन इसके बाद एनसाइक्लोपीडिया पर भी सवाल बने थे इस बार, तो एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर सवाल फिर से आपका आ सकता है ना। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग के कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। बाकी चीज़ें अगर आप नहीं भी करेंगे तो इस यूनिट में चल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें, रेफरेंस सर्विसेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कब दिया, इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में। देन उसके बाद वेब 2.0, वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट, है ना, लाइब्रेरी 2.0 का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा कब दिया गया, सोशल टैगिंग के ऊपर जो है सवाल पूछा था, और वेब स्केल डिस्कवरीज पर भी सवाल पूछा था, तो इतना कर लीजिएगा। देन इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन सिस्टम जैसे एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, टेलनेट, निकनेट, इनके ऊपर सवाल बनता है। बाकी अगर आपके पास समय है तो इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ लीजिएगा। लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा आपको, ठीक है। मैं कम समय में ये वो बता रहा हूँ, आप 3-3, 4-4 घंटे में आप यूनिट का रिवाइज कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5, यूनिवर्सल नॉलेज, सबसे बड़ी यूनिट हमें लगती है, क्योंकि कंटेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सवाल इसके ऊपर बहुत लिमिटेड आपसे पूछ जाते हैं। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड का सवाल आप ये जरूर पढ़ के जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ द बिल ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें सीसीएफ, आरडीए, एफआरबीआर, बिप फ्रेम है आपका, आईएसबीडी एंड मार्क 21, ये करके जाइएगा। देन उसके बाद एक मेटाडेटा स्टैंडर्ड है जिसमें डब्लिन कोर, मार्क 21, मैट्स, मोड और ईएडी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना। इंडेक्सिंग आप करके जाइएगा, इंडेक्सिंग के अंदर आपका प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम इंडेक्सिंग वगैरह के बारे में सवाल बनता है आपका। देन बाकी चीज़ें अगर आप छोड़ देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 की बात करूंगा। ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट की यूनिट है। मैनेजमेंट की यूनिट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैंने बहुत सारे इस मैनेजमेंट की यूनिट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। चाहे आप सॉर्ट पढ़ें, आप सीपीएम पढ़ें, पर्ट पढ़ें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखें आप,
या आपका डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है आपका, या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट्स हैं। इस पे अक्सर एक आईएसओ का सवाल ज़रूर बनता है इसके ऊपर, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप, ठीक है। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर आप चीज़ें छोड़ सकते हैं, आपको जहाँ से पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ पर रीजनिंग एसेशन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइब्रेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको आमतौर पर बजट के ऊपर जो है यहाँ पर सवाल आपका ज़रूर बनता है, आप वो ज़रूर बजटिंग मेथड्स हैं, आप वो बजटिंग मेथड्स पढ़ के जाइए, इस पर सवाल बनता है आपका। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है ना, 40 मिनट्स की क्लास मेरे इसी चैनल के ऊपर है, आप देख कर जाइए, वो ये चारों चीज़ें आपको उस क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगी और जो भी सवाल बनता है आपका हो जाएगा। क्यूकेएम की क्लास ऑलरेडी मेरी इसी चैनल के ऊपर रखी हुई है, आप उसको क्लास को देख कर जाइएगा, मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर चीज़ें बताई है, तो ये आप कर लीजिएगा। बाकी नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर एक सवाल बन सकता है, लाइब्रेरी बिल्डिंग के आईएसओ पे सवाल बन सकता है, बाकी अगर नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। मार्केटिंग में भी है 4P 6P है ना, वो कॉन्सेप्ट दे रखा है, वो देख कर जाएंगे। यूनिट नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, अगर समय मिले तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ें। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपका पेपर 1 में भी है, मैं हर बार ही कहता हूँ, ये पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। तो 5 सवाल तो पेपर 1 में आते हैं और 10 सवाल जो है आपको पेपर 2 में, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो 15 क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो 10 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे ऑन एन एवरेज क्वेश्चन बन ही रहा है आपका। तो अगर आप बन रहा है, अगर आप उसको पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, या टेलीकम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर सॉफ्टवेयर या क्वेश्चन हर बार बनता है। एक वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो आप कर लीजिएगा। वाईफाई लाईफाई सैटेलाइट की बात करेंगे यहाँ पर, है ना, या कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करेंगे, लैन मैन वैन, इसकी बात करें। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की बात कर सकते हैं, प्रोटोकॉल के ऊपर अक्सर सवाल बनता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल है, कब किस ईयर में बनाए गए, इनको ईयर वाइज अरेंज करना है आपको, ठीक है। एंड देन डेटा सिक्योरिटी और इंट्यूशन डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर भी, या क्रिप्टोग्राफी पर भी आमतौर पर सवाल बनता है, तो ये आप जरूर देख के जाइए। यूनिट नंबर 8 इट्स अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये एक बार फिर से इंपॉर्टेंट है, लास्ट की तीनों यूनिट है, मतलब यूनिट नंबर 7, 8 और 9, ये तीनों यूनिट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर देखिए। मैं हालांकि पेपर का एनालिसिस मैंने किया था, आप चाहेंगे तो मैं आपको और भी पेपर का एनालिसिस बता दूंगा, क्योंकि जून 2024 के अंदर जो पेपर आया है वो इस बार लगभग सभी यूनिट्स को इक्वल वेटेज देकर पेपर बनाया गया, लेकिन वो ऑफलाइन मोड के अंदर था आपका, इस बार अब वापस से ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन के अंदर डेटाबेस में क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं इसलिए। लाइब्रेरी ऑटोमेशन एरियाज प्लानिंग सिलेक्शन और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन फॉर द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात करते हैं यहाँ पर। अगेन बार कोड रीडर, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, इनके ऊपर सवाल बन सकता है। डिजिटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स इंपॉर्टेंट है। नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जाती है, जो कि डिजिटल प्रिजर्वेशन से संबंधित है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डोर, रोर, शार्पा, रोमियो। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS की बात करते हैं, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दैन उसके बाद ऑन्टोलॉजीज में टूल्स में RDF एंड RDFS एंड प्रोटेज की बात यहाँ पर की जाती है। तो ये जो की पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज, मैं इस यूनिट के बारे में आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करूंगा, यूनिट नंबर ये 9 है, इसको आपको 100% देख के जाना है। जब कभी भी एग्जाम हो UGC एंटी नेट का, इस यूनिट में से कोई भी ऐसी एक लाइन नहीं है जो मैं आपसे कहता हूँ कि इसको छोड़कर जाइए। आप इस यूनिट को पूरी तरीके से जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये रिसर्च की यूनिट सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी टॉपिक, मैं खुद जब पढ़ाता हूँ, मैं कोई भी टॉपिक इसके अंदर नहीं छोड़ता, और उसके ऊपर और भी ज्यादा गहराई से हम लोग बात करते हैं। कारण ये कि रिसर्च ही एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अक्सर, मतलब सारी चीजें, अभी आप देखेंगे जून का पेपर भी देखेंगे तो बच्चे कह रहे थे मुझसे सर के रिसर्च में थोड़े कम क्वेश्चन आए। कम क्वेश्चन नहीं है वो, आपको हाइपोथेसिस का क्वेश्चन ना पूछ कर आपसे जो है आपको सैम्पलिंग मेथड्स पे सवाल पूछ लिया गया, आपसे इम्पैक्ट फैक्टर पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपसे बिब्लोमेट्रिक के ऊपर सवाल आपसे पूछ लिया गया। तो आमतौर पर देखिए इस यूनिट के जितने सवाल हैं वो अक्सर पूछे ही जाते हैं, इसलिए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा गया, ऐसा नहीं है, वो 100% रिसर्च के क्वेश्चन है। इसलिए चलिए, वो जो नहीं थे तो इस बार फिर भी होता है क्या, ऑल्टरनेटिव होता है ना, मतलब जैसे कम लगा आपको तो इस बार वापस से एग्जाम है तो रिसर्च के क्वेश्चन में वापस आपको ज़्यादा मिल सकते हैं देखने को। इसलिए आपको इस रिसर्च की यूनिट को 100% कंप्लीट कर कर ही जाना है, ठीक है। जितना भी समय आपको मिलता है, या सबसे पहले आप यूनिट से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली बार का देखिए मैं आपको बता दूं तो 100+ स्टूडेंट जो है टारगेट अभी के साथ UGC नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। ये दिसंबर 2023 का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जर्नल मेल की जो कट ऑफ थी आपके 166 आपकी रही, यानी कि लगभग 56% पर नेट क्वालिफाई हो गया बच्चों का, 56 बिना नेगेटिव के साथ। तो बिना नेगेटिव के साथ 56, यानी कि बच्चे, अगर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 40-45 क्वेश्चन में सही है, तभी बाकी के 60 क्वेश्चन में अंदर उसने तुक्का भी लगाया तो 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो 56-57 नंबर हमें 60 लाने हैं, 60 को टारगेट मान के चलना है। तो 60 लाने के लिए
50 क्वेश्चन सही भी है और 50 में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50 में तुक्का भी लगाएँगे, तभी 10 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएँगे। तो आप ये मान के चलें कि 50% तैयारी करनी है। अभी आपके पास समय भी इतना ही बचा है, क्योंकि आपके पास मैंने कहा ना 55 से 60 दिन, मैक्सिमम 55 से 60 दिन आपके पास बचे हैं जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम होना है। तो 60 डेज़ तो मैक्सिमम, आज देखें आप तारीख हो गई आपकी 4 तारीख हो गई, तो ऑलमोस्ट आपके पास आज से तो 60 दिन में एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो 50 दिन मान के चलते हैं अपन। तो 50 दिन में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, उन टॉपिक्स को अच्छे भली-भाँति बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर अगर जो चीज़ आप करना चाहते हैं, देखिए आप स्वयं तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अगेन 8th ऑफ जुलाई से मैं आपको बता दूँ, 8 जुलाई से मंडे से आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच। इट्स अ न्यू बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये बैच जो है आपका, ये फ्रेश लाइव बैच है। ओके, सो इट विल बी लाइव बैच। डे 1 से आप इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों हैं। तो इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, हालाँकि मैं पहले देखो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, जो कि डेटा कम्युनिकेशन की यूनिट है, आपकी आईसीटी कंप्यूटर की यूनिट है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की और रिसर्च की। इन यूनिट्स के साथ में ये बैच स्टार्ट करूँ। ये बैच वैसे तो कंप्लीट होगा, 4.5 से 5 महीने लगेंगे इस बैच को कंप्लीट होने में। तो दिसंबर 2024 के नेट एग्जाम के लिए बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बैच के साथ जुड़कर अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीरियसली आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये 2 महीने का समय है और ये पहले सिंसियरिटी से के साथ तैयारी नहीं करी थी, तो गोल्डन चांस आपको यहाँ पर मिलता है कि आप अगले 2 महीने में होने वाले एग्जाम को आप यहाँ पर आप क्रैक कर सकते हैं। 55-60 दिन के अंदर आप बेहतर अंदाज में तैयारी करके, क्योंकि वो 4 यूनिट डे, अगर आपने जैसे सपोज आज भी इस बैच के अंदर एनरोलमेंट ले लिया आपने, या आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो आपको आज ही पूरा, यानी कि जो मैंने जनवरी 2024 से लेके मई 2024 तक जो क्लासेस पढ़ाई है उसके अंदर, वो सारा 90 से 100 आवर्स का जो कोर्स है, वो यहाँ पर आपको पहले से रिकॉर्डेड अवेलेबल, मतलब पहले दिन से आप सारा बैच आप चला के देखते। अगर दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं, तो क्लास तो लाइव क्लास तो 1 घंटे होती है, बाकी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड देखनी, तो रिकॉर्डेड देख कर जो है आप वहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके समय आपके पास इतना ही है। और प्लस इस बैच को लेते हैं तो आप, हमारे बैच के अंदर 365 दिन की वैलिडिटी होती है। जब से आपने बैच लिया, तो अगर आज से अगर आप इस बैच के अंदर एनरोलमेंट लेते हैं, तो आपको वैसे फ्यूचर में 3 चांस मिलेंगे। 1-2 महीने बाद अगस्त में, देन उसके बाद दिसंबर में, और नेक्स्ट आपको जून में। तब तक आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि इस एक बैच से आप 3 बार नेट या जेआरएफ का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको चांस मिलेंगे। तो पर्टिकुलर इसी बैच के साथ आप अगर चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर है, यहाँ पर पेपर 1 की कोई चार्जेस नहीं है। पेपर 1 आपके लिए कंप्लीटली फ्री, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इस बैच के सारे ही फीचर्स हैं, जितने भी एक बैच के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। चाहे आप बाइलिंगुअल मीडियम की बात करेंगे, डेली लाइव क्लासेस की बात करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट है आपका, डिजिटल कंटेंट, पीडीएफ टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ लाइव इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज, या डाउनलोड फैसिलिटीज, नोट्स डाउन। अभी आप जैसे आपने आज इसके अंदर एनरोलमेंट किया, तो आप कंप्लीटली आज ही आपको इस सारा का सारा बैच रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप कंप्लीट बैच को डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं आप, पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पुराने पेपर्स, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ जो है आपको उसके अंदर अवेलेबल है। तो एक बार फिर से जी जान से आप तैयारी कर सकते हैं, तन मन धन से लग जाइए। गोल्डन चांस मान के चलें इसको, कि आप यहाँ पर आपके पास अगले 50 दिन बाद आप नेट का एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है LIS टारगेट अभी, आप इससे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन है यहाँ पर, इसका नाम है, आप देखिए यहाँ पर टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन है। आप चाहें तो आईफोन या एंड्रॉयड पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज आवर फ़ोन नंबर है यहाँ पर, यहाँ ये नंबर है, इस नंबर के ज़रिए आप जुड़कर आप किसी प्रकार की क्वेरी करना चाहें पूछ सकते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप सभी पे एप्लीकेशन चलती है। तो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ आज के इस वीडियो से मैं मुलाकात ख़त्म करता हूँ अपनी, और मैं डेफिनेटली और भी अलविदा कहूँगा आपसे। अच्छी, नई और बेहतर यूजीसी नेट से संबंधित समस्त इन्फॉर्मेशन के लिए जो है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और नए अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।